हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है भूक्षरण। तो आज हम लोग इस पाठ से अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न पहला है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें प्रश्न पहला है, भूक्षरण निम्न शक्तियों यानी कि कारकों द्वारा होता है। तो देखिए, इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि उससे वर्षा, हवा, बर्फ, ठीक है, हवा, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे है 2 नंबर प्रश्न, भूक्षरण से तात्पर्य है। इसका क नंबर उत्तर सही है। भूमि के कणों का अपने स्थान से हटना एवं दूसरे स्थान पर इकट्ठा होना। अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर है, वायु भूक्षरण निम्न कारक द्वारा होता है। इसका सही उत्तर है ग नंबर, वायु द्वारा। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 नंबर, बीहड़ रेवाइन निम्न स्थानों पर पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है क नंबर, नदी एवं नालों के किनारे व आसपास। आइए आगे देखते हैं प्रश्न 5 नंबर, मृदा संरक्षण का अर्थ है। इसका सही उत्तर है क नंबर, मृदा को क्षरण से बचाना। आगे देखते हैं प्रश्न 2 नंबर है, निम्नलिखित कथन में सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भूक्षरण का अर्थ मिट्टी को खोदकर अन्यत्र ले जाना। यह सही है। प्रश्न दूसरा है, भूक्षरण से खेत की उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। यह भी सही है। प्रश्न तीसरा है, वायु क्षरण अधिकतर शुष्क एवं रेतीली क्षेत्रों में होता है। तो देखिए यह भी सही है। अगला है 4 नंबर प्रश्न, 1 हेक्टेयर खेत से औसतन 50 टन मिट्टी प्रति वर्ष बह जाती है। यह जो है गलत है। प्रश्न 3 नंबर है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वह प्रश्न है पहला, ढालू खेतों से भूक्षरण होता है। यहाँ पे जो है रिक्त स्थान है, तो इसका सही यहाँ पे भरेंगे अधिक। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ब्रैकेट में दिया है अधिक या कम, तो इसका रिक्त स्थान पे भरेंगे अधिक। आगे देखते हैं प्रश्न 2 नंबर, सबसे अधिक भूक्षरण से होता है। तो इसका देखिए दिया है जल और बर्फ, तो इसका सही भरेंगे हम लोग जल। ठीक है। 3 नंबर है, त्वरित क्षरण मानव द्वारा होता है, यानी कि त्वरित क्षरण जो होता है किसके द्वारा होता है, तो मानव द्वारा। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे मानव। आगे देखते हैं। आगे है 4 नंबर प्रश्न, भूस्खलन लैंडस्लाइड यहाँ पे रिक्त स्थान है क्षेत्रों में होता है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे पहाड़ी। देख सकते हैं ब्रैकेट में दिया है पहाड़ी या मैदानी क्षेत्र, तो ये रिक्त स्थान पे भरेंगे पहाड़ी। 5 नंबर प्रश्न है, मृदा सतह की 1 इंच ऊपरी परत बनाने में प्रकृति को, यहाँ रिक्त स्थान है, वर्ष लगते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 300 से 100 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित में स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। तो इसमें हम लोगों ने स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेल कर दिया है। आइए देखते हैं। जलीय क्षरण, इसका हो जाएगा जल द्वारा मिट्टी के कणों का बहना। वायु क्षरण, इसका हो जाएगा वायु द्वारा मिट्टी के कणों का उड़ना। त्वरित क्षरण, मनुष्य के हस्तक्षेप द्वारा क्षरण। प्राकृतिक क्षरण, प्रकृति द्वारा क्षरण। आगे देखते हैं प्रश्न 5 नंबर, खेत से पानी बहने के बाद खेत में अंगुलियों जैसी संरचना कैसे बनती है। इसका उत्तर है, बरसात के दिनों में ढालू भूमि में मिट्टी पानी के साथ बहकर अंगुलियों जैसे संरचना बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 नंबर है, वर्षा की बूंद
का क्षरण कैसे होता है? इसका उत्तर है वर्षा की बूंद भूमि के कणों को 1 मीटर ऊंचा और एवं 1 मीटर दूर तक उछाल देती है। अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न 3 नंबर। बालू के टीले यानी कि सैंड ड्यून कैसे बनते हैं? इसका उत्तर है बालू के टीले तेज हवा के कारण रेतीली भूमि को उड़ाने से बनते हैं। आगे देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है पानी के साथ मिट्टी बहकर कहाँ चली जाती है? इसका प्रभाव क्या होता है? इसका उत्तर है पानी के साथ मिट्टी की ऊपरी परत बहकर नदी, नालों एवं समुद्र में चली जाती है, जिससे इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और खेत की उपजाऊ शक्ति घट जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। ढालू खेतों में फसलों का उत्पादन कम क्यों होता है? इसका उत्तर है ढालू खेतों में भूक्षरण अधिक होने से उनकी उपजाऊ क्षमता घटती रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। बरसात के दिनों में मटमैले एवं गदेले पानी के अंदर क्या होता है? इसका उत्तर है मटमैले एवं गदेले पानी में खेत की मृदा के पोषक तत्व होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। पुराने पेड़ों की जड़ें मिट्टी के ऊपर दिखाई देती हैं, इसका कारण बताइए। इसका उत्तर है बरसात के दिनों में जलीय भूक्षरण के कारण पुराने पेड़ के जड़ों की मिट्टी बह जाती है, जाने से जड़ें दिखाई देने लगती है। ठीक है। आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। खेत को समतल एवं मेड़बंदी करने से क्या लाभ है? इसका उत्तर है खेतों को समतल करके उसके चारों तरफ मेड़बंदी करने से खेत का पानी बहकर नहीं जाता और भूक्षरण नहीं होता है। अगला देखते हैं प्रश्न 9 नंबर। ढालू भूमि में किस विधि से खेती करते हैं? इसका उत्तर है ढाल के विपरीत जुताई करके सीढ़ीदार खेती करते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर। पहाड़ी पर किस प्रकार की खेती करते हैं? तो इसका उत्तर है पहाड़ी पर सीढ़ीदार खेती करते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न 11 नंबर। वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे किस तरह से मृदा संरक्षण में सहायक होती हैं? इसका उत्तर है वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे व घास आदि लगने से भूमि कटाव कम होती है और पानी धीरे धीरे बहता है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। ढालू भूमि से ढाल के विपरीत खेती करने से क्या लाभ है? इसका उत्तर है मृदा संरक्षण हेतु कृषि कार्य जैसे जुताई, गुड़ाई, बुआई सदैव ढाल की विपरीत दिशा में करते हैं, जिससे पानी खेतों में रुक जाती है और खेती करने में आसानी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। सीढ़ीदार खेती से क्या समझते हैं? इसका उत्तर है सीढ़ीदार खेती अधिक ढालू एवं पहाड़ों पर ढाल के विपरीत सीढ़ीनुमा संरचना बनाकर खेती करते हैं। इससे मिट्टी का कटाव भी रुकता है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। पशुओं द्वारा अनियमित चराई करने से मृदा संरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है पशुओं द्वारा अनियमित चराई से मृदा संरक्षण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पशुओं के खुरों से मृदा कटकर पानी के साथ बहती है, जिससे मृदा क्षरण अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। खेत व नालों से बहते हुए पानी को रोकने हेतु कौन सी संरचना बनाते हैं? इसका उत्तर है खेत व नालों से बहते हुए पानी को रोकने के लिए रोक बांध यानी कि चेक डैम बनाना पड़ता है, जिससे भूक्षरण पर रोक लगती है।
अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। भूक्षरण की परिभाषा दीजिए। जलीय भूक्षरण के प्रकारों को वर्णन कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। भूक्षरण की परिभाषा है भूमि के कणों का अपने मूल स्थान से हटने एवं दूसरे स्थान पर एकत्र होने की क्रिया को भूक्षरण या मृदा अपरदन कहते हैं। बरसात में जल के द्वारा होने वाले भूक्षरण को जलीय भूक्षरण कहते हैं। यह निम्न प्रकार का होता है। आइए देखते हैं। पहला है वर्षा बूंद क्षरण, दूसरा है परत भूक्षरण और तीसरा है अल्पसरिता भूक्षरण। तो आइए इन तीनों के बाद और आगे देखते हैं। 4 नंबर है खड्ड या अवनालिका, 5वां है बीहड़ भूक्षरण, 6वां है नदी तट भूक्षरण और 7वां है समुद्र तट भूक्षरण। और अगला है 8 नंबर हिमनद भूक्षरण। आइए देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर है भूस्खलन भूक्षरण, जो पहाड़ों पर चट्टानों के खिसकाने से होता है, जिससे नीचे के खेत, सड़कें व बस्तियां दब जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। वायु क्षरण से आप क्या समझते हैं? इसका वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं। वायु भूक्षरण। वायु भूक्षरण जब भूमि का कटाव वायु द्वारा होता है तो उसे वायु भूक्षरण कहते हैं। यह कम वर्षा व शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में होता है, जहां आमतौर पर तेज हवाएं चलती हैं और भूमि पर वनस्पतियों का आवरण नहीं होता। ऐसी स्थिति में मृदा के छोटे छोटे कण हवा के साथ अपने स्थान से हटकर कई किलोमीटर दूर उड़कर इकट्ठा हो जाते हैं। कभी कभी खेतों में जमा होकर फसलें बर्बाद कर देते हैं। रेतीली भूमि में तेज हवा के कारण कभी कभी बालू के टीले बन जाते हैं, जो वायु वेग के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न 8 नंबर। प्राकृतिक एवं त्वरित भूक्षरण उदाहरण सहित समझाइए। तो आइए देखते हैं। प्राकृतिक भूक्षरण। प्राकृतिक भूक्षरण द्वारा प्रकृति द्वारा होता है। इसकी गति धीमी व विनाश रहित होती है। इससे जितनी मिट्टी बनती है उतनी ही कटाव होती है, जिससे संतुलन बना रहता है। इससे भूपटल पर पठार, मैदान, घाटियां और विभिन्न प्रकार की मिट्टियां बनती हैं। आइए देखते हैं त्वरित भूक्षरण। ठीक है। चारागाहों में उगी घास की अनियमित चराई, वनों की अंधाधुंध कटाई आदि से भू सतह पर स्थित वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण त्वरित भूक्षरण होता है। मानव इसके लिए उत्तरदायी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। भूक्षरण किन किन कारकों द्वारा होता है, वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं भूक्षरण के कारक। भूक्षरण की क्रिया वर्षा या वायु का मृदा से संपर्क होते ही प्रारंभ होती है। जैसे जैसे वर्षा या वायु वेग घटता बढ़ता है, वैसे वैसे भूक्षरण का रूप और प्रकार बदलता रहता है। भूक्षरण मुख्य रूप से 2 कारकों द्वारा होता है। जल एवं वायु के द्वारा होने वाले भूक्षरण को क्रमशः जलीय भूक्षरण एवं वायु भूक्षरण कहते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न 10 नंबर। भूक्षरण से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं भूक्षरण से हानियाँ। पहला है नदी, नालों एवं समुद्र में मिट्टी जमा होने से वे उथले हो रहे हैं। 2 नंबर है इससे पृथ्वी के अधिकांश भूभाग डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया है। तीसरा है बाढ़ एवं पर्यावरण समस्याएं बढ़ती जा रही है। चौथा है धन, जन एवं स्वास्थ्य की हानि हो रही है। अगला है 5 नंबर। भूक्षरण के कारण पृथ्वी की उर्वरा शक्ति
एवं उत्पादन क्षमता घट रही है, जो देश की अर्थव्यवस्था कमजोर करती है। अगला देखते हैं प्रश्न 11 नंबर। मृदा संरक्षण की परिभाषा एवं महत्व का वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं। मृदा संरक्षण। मृदा की सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इसके लिए हमें उचित मृदा संरक्षण विधियां अपनाना आवश्यक है। यदि भूमि पर घास वनस्पतियां नहीं है तो भूक्षरण अधिक होता है, जिससे नदी नालों में मिट्टी जमा होने से उनकी जल धारण क्षमता घटती है और बाढ़ के कारण बनती है। मृदा कटाव रोकने की प्रक्रिया को ही मृदा संरक्षण कहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।